हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है, जो आपकी स्टडीज़ चल रही है एग्ज़ाम की, वो भी अच्छी चल रही होगी। इंग्लिश पे भी वर्क कर रहे होगे, सेशंस रेगुलरली देख रहे होगे और साथ ही अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर रहे होगे, क्योंकि इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि इनके थ्रू हम आपकी जो रीडिंग है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपका वोकैबुलरी है, उसको इम्प्रूव कर सके। क्योंकि देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अगर आप एग्ज़ाम को देखो। इनफैक्ट अगर कुछ जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ, लाइक एपीपीएस क्लर्क प्री हुआ, तो उनके भी कुछ शिफ्ट्स में रीडिंग के स्पेशली वो कैप के क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट देखने को मिले थे। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन 3 सेक्शंस को मास्टर कर लो, इन 3 सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बना लो, जिससे इंग्लिश आपके लिए गेम चेंजर सेक्शन बन जाए। इसमें आप अच्छा स्कोर करो और फाइनली इस स्कोर की मदद से जो आपका ओवरऑल टोटल स्कोर है उसको इंक्रीज़ करो और सिलेक्शन लो। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम आज का सेशन भी स्टार्ट करेंगे। एक आर्टिकल है, ठीक है, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि आर्टिकल में ऑथर ने क्या प्रेजेंट किया है, क्या फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन दिए हैं, क्या मैसेज वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, टोन क्या है पैसेज की। साथ ही पैसेज में जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं, जो वोकैबुलरी यूज़ की गई है, उनकी मीनिंग देखेंगे। साथ ही सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी जानेंगे। एंड लास्ट में उस आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जो कि टेस्ट करेगा कि आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई है, तो वो भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे और जो पहला हमारा वर्ड है वो है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। देखो, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। किसको करते हैं? नाउन्स एंड प्रोनाउंस को करते हैं। तो मॉडिफाई किस सेंस में करते हैं? मीन्स कि वो नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। तो अगर हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो नाउन के साथ करेंगे। जैसे मैंने अगर लिख दिया एब्सोल्यूट और यहां पे लिखा फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहां पे एब्सोल्यूट, यहां पे लिखा पावर, फिर लिखा यहां पे एब्सोल्यूट, यहां पे लिखी अथॉरिटी। तो क्या मतलब है? तो इन नाउन फ्रेजेस का मतलब आपको पता हो, इसके लिए एब्सोल्यूट वर्ड की इंफॉर्मेशन, उसकी मीनिंग जरूरी होती है। तो देखो, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? नॉट लिमिटेड इन एनी वे। मतलब किसी भी वे में, किसी भी तरीके से लिमिटेड नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है, कोई लिमिट्स नहीं है, उसकी कोई बाउंड्स नहीं है, ठीक है। हर जगह है, वो टोटल है, कंप्लीट है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। तो अगर एब्सोल्यूट की मतलब पता है आपको कि अनलिमिटेड है, तो क्या होता है इससे? अनलिमिटेड फ्रीडम, मतलब ऐसी फ्रीडम जिसका कोई अंत नहीं है। अनलिमिटेड वे में फ्रीडम मिली हुई है, अनलिमिटेड वे में पावर मिला हुआ है, अनलिमिटेड वे में अथॉरिटी मिली हुई है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड। तो सिनोनिम्स भी इसके वैसे ही होंगे। अनरिस्ट्रेन्ड, अनबाउंडेड। देखो, रिस्ट्रेंट किसको कहते हैं? अगर अन को हटा दो दोनों वर्ड से, तो रिस्ट्रेंट का होता है जिसको लिमिट में किया गया है, जिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। तो अगर कोई चीज़ अनरिस्ट्रेंड है, मतलब उस पर कोई लिमिट्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये वाली मीनिंग ही आ गई कि वो अनरिस्ट्रेंड है, तो वो लिमिट में नहीं है, तो वो अनलिमिटेड बन चुकी है। सिमिलरली बाउंड भी हम उसी चीज़ को करते हैं। बाउंड का मतलब क्या होता है? कि बाउंड्स लगाया गया है, मतलब बाउंड्रीज लगाई गई है, मतलब लिमिटेशंस लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उस लेवल के पार नहीं जा सकते हो। बट अगर कोई चीज़ अनबाउंडेड हो गई है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। एंटोनिम्स होंगे रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, एक लेवल के ऊपर, एक एक्सटेंट के ऊपर नहीं जा सकती हैं चीज़ें। नंबर सेकेंड इज रैथ, ठीक है। रैथ क्या है? नाउन है। रैथ देखो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि स्टोरीज में, स्पेशली माइथोलॉजी की स्टोरीज में, आर्टिकल्स में, क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ किया जाता है और बहुत पुराना वर्ड है। मीनिंग इसकी बहुत सिंपल है, एक्सट्रीम एंगर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर किसी को हो तो उस गुस्से को हम रैथ कहते हैं। और क्या कहते हैं हम? फ्यूरी, रेज, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कंटेंटमेंट, डिलाइट। अब देखो, रैथ, फ्यूरी, रेज एंगर को डिनोट करते हैं। एंगर किससे आता है? जब कोई अनफेयर चीज़ हो रही है या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स अपोजिट क्या होगा? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन से क्या आता है? डिलाइट, प्लेजर, हैप्पीनेस। इसीलिए कंटेंटमेंट एंड डिलाइट इसके एंटोनिम्स हैं। थ्री इज डिसिडेंट्स, नाउन है। इनफैक्ट नाउन की ये प्लूरल फॉर्म है।
जो सिंगुलर है वो एस हटा के डिसिडेंट बनता है। अब डिसिडेंट हम किसको कहते हैं? तो वैसे लोग जो किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, किसी चीज के अगेंस्ट होते हैं, उसको नहीं मानते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, उसकी बुराइयों को, उसकी खामियों को बताते हैं, उसे कहते हैं हम डिसिडेंट्स। ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट को लेके होता है कि जो ऐसे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनसे डिसएग्री कर रहे हैं, तो उनको डिसिडेंट्स कहते हैं। और क्या कहते हैं? डिसेंटर्स भी कहते हैं, प्रोटेस्टर्स भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? कन्फॉर्मिस्ट। अब देखो, कन्फॉर्मिस्ट को तुम कन्फॉर्म से करो रिलेट। कन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? टू अग्री। अग्री किससे? जो चीजें चल रही हैं, जो भी यूजुअल प्रैक्टिसेस है, जो पॉलिसीज है, उससे अग्री किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जाया जा रहा है, तो उसको कन्फॉर्म कहते हैं। कन्फॉर्म से बना कन्फॉर्मिस्ट, मतलब ऐसा पर्सन जो अग्री करता है, जो डिफरेंट नहीं है, जिसके ओपिनियन डिफरेंट नहीं है, सेम ओपिनियन से, तभी तो वो अग्री कर रहा है उन सब चीज़ों से। सेकेंड आपका हो गया फॉलोवर्स, जो फॉलो करते हैं। तो ये तो फॉलोवर्स तो बहुत ईजी वर्ड है। फोर्थ इज ओवरराइड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म भी कह सकते हो। अब ओवरराइड का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी दूसरी चीज से इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, ये है ए, ये है बी, इन दोनों की इंपॉर्टेंस यहाँ है। अब ए यहाँ पहुंच गया, बी यहीं पे है, तो ए ने ओवरराइड कर दिया बी की इंपॉर्टेंस को। ठीक है, मतलब ए की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सुपरसीड, सुपरसीड भी कह सकते हैं, सुपरसीड कर गया, आउटवे कर गया। आउटवे मतलब ए की इंपॉर्टेंस बी से ज्यादा हो गई। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसकी? फॉलो करना, ट्रेल करना। देखो, ट्रेल का मतलब ही फॉलो होता है, पीछे पीछे चल रहा। तो बी क्या कर रहा है? ये आगे बढ़ रहा है, तो बी पीछे पीछे चल रहा है इसके। ठीक है, इसीलिए फॉलो कर रहा है, ट्रेल कर रहा है। अब जब बी इसको ओवरटेक कर देगा, तो बी कर देगा ओवरराइड, बी आउटवे कर देगा। पर जब तक नहीं करता है तब तक फॉलो कर रहा है, ट्रेल कर रहा है, तो एंटोनिम्स है। फिफ्थ इज इन डेंजर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन डेंजर का मतलब देखो, इन डेंजर, इन डेंजर, तो किसी चीज को इन डेंजर करना मतलब डेंजर में लाना, रिस्क में लाना, उसको हम कहते हैं इन डेंजर। टू पुट समवन और समथिंग एट रिस्क और इन डेंजर ऑफ बीइंग हार्म, डैमेज या डिस्ट्रॉयड। अब डेंजर पे है, रिस्क पे है, तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज को हार्म होने के, उस चीज को डैमेज होने के और डिस्ट्रॉय होने के। सिनोनिम्स क्या है? जेपर्डाइज और इम्पेडल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन डेंजर भी इंपॉर्टेंट है, जेपर्डाइज भी है, इम्पेडल भी है। एक और वर्ड होता है आपका कॉम्प्रोमाइज। अब देखो, कॉम्प्रोमाइज का जो मोस्ट जो कॉमन मीनिंग है वो ये है कि जैसे दो लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज होता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ डिमांड्स थे, सामने वाले के कुछ डिमांड्स थे, तो हमने क्या किया, जैसे हमारे 3-4 डिमांड्स थे, तो 2 डिमांड्स हमने हटा दिए कि चलो ठीक है, हम ये 2 डिमांड्स हटा देते हैं। ठीक है, तो तुम अपने डिमांड्स उनमें इंक्लूड कर लो। तो हमने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मतलब कि हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे, बट हमने एक्सपेक्टेशन को कम कर लिया वो 2 डिमांड्स हटा के। तो ये कॉम्प्रोमाइज एक मीनिंग हमें ये पता है। देखो, अब एक और मीनिंग होती है कॉम्प्रोमाइज की, वो ये होता है कि किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर देना मतलब इंडेंजर कर देना। ठीक है, उसके पावर को, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देना, जिससे वो वल्नरेबल हो जाता है। तो जेपर्डाइज, इम्पेडल, कॉम्प्रोमाइज भी इंडेंजर के सिनोनिम्स तीनों हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा? प्रिजर्व करना, सेफगार्ड करना, और भी वर्ड से डिफेंड करना, है ना। तो प्रिजर्व, सेफगार्ड, डिफेंड क्या है? मतलब बचाना। प्रिजर्व करते हैं मतलब आपने काफी बार पढ़ा भी होगा आर्टिकल्स में कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑक्सीजन की, उसे प्रिजर्व करो, मतलब बचाओ उनको, सेफ रखो उसे, सेफ गार्ड करो। ठीक है, तो एंटोनिम्स है। 6 इज की। अब की एक तो चाबी होती है जो कोई चीज को खोलती है, उस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। की एडजेक्टिव है। ठीक है, अब की मतलब क्या होता है? जैसे की चाबी खोल रही है तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, की होगी तभी दरवाजा खुलेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो की बन जाती है। तो की मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिनोनिम्स क्या है? चीफ, लीडिंग। चीफ क्या होता है? सबसे ऊपर होता है, तो इंपॉर्टेंस में भी जो सबसे ऊपर है वो चीफ हो गया। लीडिंग, लीडिंग भी वही होता है सबसे आगे, तो चीफ हुआ, लीडिंग हुआ। और भी बहुत सारे वर्ड है, सिग्निफिकेंट है। एक बहुत अच्छा वर्ड है पैरामाउंट। ठीक है, ये भी काफी यूज होता है, इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है,
और क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, 7 इज स्क्रूटनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्क्रूटनी करना, ओके यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ वर्ड्स नाउन की तरह भी वर्क करते हैं, वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। अब तो वहां पे डिफ्रेंशिएट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, जो सेंटेंस है, जो आर्टिकल है, उसमें वो वर्ड क्या कन्वे करना चाह रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, वहां से हम उसके आसपास जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उससे हम उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्क्रूटनी यहाँ पे नाउन है, मतलब होता है केयरफुल एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन, मतलब एक एग्जामिनेशन करना, एनालिसिस करना, एग्जामिन करना, किस तरह से, केयरफुल होके, ठीक है, ध्यान देके, और कंप्लीट वे में, पूरी तरह से एग्जामिनेशन जो होता है उसको कहते हैं स्क्रूटनी। और क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, डिसरिगार्ड, निगलेक्ट, मतलब एनालिसिस नहीं करना, एग्जामिन नहीं करना, उस चीज़ को निगलेक्ट कर देना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट समझना, तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। 8 इज लायबल, एडजेक्टिव है। लायबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा लीगल केसेस में ज़्यादा यूज़ होता है वैसे, बट और भी केसेस में यूज़ कर सकते हो। लायबल मतलब कि उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, लॉ है वो उसे बाउंड करता है, लीगल टर्म्स में वो बाउंडेड है कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। और क्या होता है, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल भी वही होता है रिस्पॉन्सिबल किसी चीज़ के लिए। आंसरेबल भी वही होता है, आंसरेबल कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर कुछ होता है तो आंसर कौन दोगे, आप दोगे आंसर, कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो आंसरेबल भी हो। एंटोनिम्स होंगे एग्जेम्प्ट, इम्यून। देखो एग्जेम्प्ट हम कहते हैं जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा दिया जाता है, फ्रीडम मिल गया उसको, इम्यूनिटी मिल गई कि सबको करनी है बट आपको नहीं करनी है बिकॉज यू आर स्पेशल इन सम वे, तो आपको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, आपको इम्यून किया जा रहा है। तो एग्जेम्प्ट एंड इम्यून दोनों वही सेंस कन्वे करते हैं और इसलिए ये आपके इस वर्ड के एंटोनिम्स हैं। 9 इज विलफुली, ठीक है, ये आपका एडवर्ब है। विलफुली का मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट इज इंटेंशनल, ठीक है, इन अ वे दैट इज इंटेंशनल का मतलब क्या है कि इस तरह से किया गया जो कि इंटेंशनल था, मतलब पूरे इंटेंशन से किया गया, मतलब कि करने वाले को पता था कि वो क्यों कर रहा है, उसने जो किया या वो जो करेगा उसका रिजल्ट क्या होगा सब पता था। तो वैसा कोई काम जब जो इतना अवेयरनेस से किया जाए उसको विलफुली हम कहते हैं। और क्या कहते हैं, डेलिबरेटली, डेलिबरेट करना मतलब सोचना, डेलिबरेशन मतलब एक्ट, सोचने की एक्ट। तो कोई काम अगर डेलिबरेटली किया गया मतलब सोच के किया गया है, ठीक है, तो कॉन्शियस होके किया गया है, अवेयर है करने वाला रिजल्ट्स को लेके, उसके इफेक्ट को लेके। विटिंगली भी इसी का सिनोनिम है, सेम मीनिंग कन्वे करता है, इंटेंशनली। अब एंटोनिम्स है इनएडवर्टेंटली, अनकॉन्शियसली। इनएडवर्टेंटली क्या बताता है, गलती से हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, मतलब करने वाला चाहता नहीं था बट हो गया। सेम अनकॉन्शियसली, कॉन्शियस वर्ड पे ध्यान दो। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि आप होश में हो, दूसरा मतलब होता है कि आप अवेयर हो, चीजों को लेके आपको नॉलेज है, ठीक है। तो अगर आप अनकॉन्शियस हो किसी चीज को लेके मतलब आपको नॉलेज नहीं है उस चीज को लेके। अगर कोई काम अनकॉन्शियसली हो रही है तो मतलब आपके नॉलेज के बिना हो गई, ठीक है। 10 इज कर्ब, काफी कॉमन वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना या किसी चीज को लिमिट करना। अब देखो हमने पढ़ा था अभी अनलिमिटेड वाला एक वर्ड, ठीक है, अनरिस्ट्रेन्ड था, अनबाउंडेड था ना, तो एब्सोल्यूट था, ठीक है। तो समझ लो कोई चीज एब्सोल्यूट है, ठीक है, कम मतलब बढ़े ही जा रही है, कोई लिमिट नहीं है, उस पर लिमिट लगा दी गई, उस पर कंट्रोल लगा दिया गया कि एक सर्टेन लेवल के आगे ना बढ़े, तो उस एक्शन को हम कहेंगे कर्व करना। जैसे पॉल्यूशन को कर्व करते हैं ना, पॉल्यूशन बढ़ा ही जा रहा है, एमिशंस कार्बन डाइऑक्साइड के हो ही जा रहे हैं, फैक्ट्री से धुआं निकले ही जा रहा है, चिमनी से धुआं निकले ही जा रहा है। तो आपने क्या किया, आपने जाके बंद करवा दिया कि नहीं 3 में से 2 चिमनी से ही निकलेगा, वहाँ पे मेजर्स डालो, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिसेस डालो। तो आपने क्या किया, कर्व करवा दिया, कंट्रोल कर दिया, लिमिट कर दिया पॉल्यूशन को। सिनोनिम्स क्या होंगे, चेक और कंटेन। चेक एंड कंटेन दोनों का ही मतलब होता है कंट्रोल, लिमिट करना। देखो चेक एंड कंटेन के और भी मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे ये चेक एंड कंटेन के और मीनिंग वाले आर्टिकल हम देखेंगे जहाँ पे उस तरह से वर्ड्स यूज हुए हैं, तो हम वो मीनिंग्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है
कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो किसी एक मीनिंग को याद करके आपको नहीं चलना है कि हाँ देखो चेक का मतलब होता है सही करना, कि कोई चीज़ सही है नहीं है, तो इसका मतलब यही हो सकता है, नहीं, गलत है। चेक का मतलब और भी हो सकता है, कंट्रोल करना भी हो सकता है। कंटेन का मतलब समझ लिया आपने, क्या कंटेन मतलब कोई चीज़ है, किसी चीज़ में रखी गई है, वो तो ठीक है, वो तो सही मीनिंग है उसकी, बट कंटेंट की और मीनिंग भी है। तो इसीलिए रीडिंग बहुत ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो आरसी में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन तो पूछते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले। समझ लो चेक है या कंटेन ही वर्ड दे दिया और आपके ऑप्शन दे दिए इसी के अलग अलग मीनिंग वाले, कि कंट्रोल करना, किसी चीज़ में रखा रहना, इस तरह से, तो वहाँ पे तो दोनों मीनिंग्स करेक्ट है, तो आप कैसे आंसर करोगे। और समझ लो कि आपको ये वाली मीनिंग पता ही नहीं थी, तो आप तो सीधे वही वाला मीनिंग कर दोगे ना कि हाँ कंटेन का मतलब होता है कि सही कोई चीज़ किसी चीज़ में रखी गई है, बट आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि पैसेज में कैसे यूज़ हुआ है। इसलिए पैसेज में रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, कॉम्प्रिहेंड करना कि इस वर्ड की मीनिंग क्या कही गई है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब एंटोनिम्स क्या होता है, अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप लिमिट कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा कि कंट्रोल नहीं कर रहे हो, उसको और बढ़ावा दे रहे हो, उसको और हेल्प कर रहे हो बढ़ने में, यानी कि इनकरेज कर रहे हो, फॉस्टर कर रहे हो। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, किसी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करना। इनकरेज, उसको बढ़ने में, मतलब मोटिवेट करना या कुछ ऐसे काम करना जिससे उसको मदद मिले, वो बढ़े, ग्रो करे, डेवलप करे। 11 इज बेलफुल, एडजेक्टिव है, ठीक है। बेलफुल क्या होता है, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट। तो कोई चीज़ अगर हार्मफुल है तो वो बेलफुल है, हार्म कर सकती है तो बेलफुल है, हार्म कर सकती है तो पर्निशियस है, डेट्रीमेंटल है। तो पर्निशियस एंड डेट्रीमेंटल एंड बेलफुल, तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ आपको हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। तो बहुत ही, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मीनिंग बहुत ईजी है। देखो वर्ड्स की मीनिंग तो ईजी ही होती है, वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं। तो बेलफुल, पर्निशियस एंड डेट्रीमेंटल तीनों का मतलब है हार्मफुल, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा, जो हार्मफुल नहीं है, जो अच्छा है, जो फेवरेबल है, जैसे बिनाइन। बिनाइन क्या होता है, कोई चीज़ जो माइल्ड है, फेवरेबल है, हार्मफुल नहीं है, नॉट हार्मफुल है। इनॉक्वस, नॉट हार्मफुल। इनॉक्वस क्या होता है, कोई चीज़ जो हार्मफुल नहीं है। बिनाइन क्यों कहते हैं, ये एक तो बिनाइन का ये मतलब भी होता है नॉट हार्मफुल है, एक फेवरेबल वाला मतलब भी आता है, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। 12 इज एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है, यहाँ पे एडवोकेट नाउन है और एक ऐसे पर्सन को कहते हैं हम जो सपोर्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को, या किसी पब्लिक प्लान को, किसी आइडिया को, किसी पॉलिसी को वो पर्सन सपोर्ट करता है या उसके फेवर में बोलता है, तो उसको एडवोकेट कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रोपोनेंट कहते हैं, चैंपियन कहते हैं। अब एक चैंपियन तो वो है जो विक्टोरियस होता है किसी कंपटीशन में, उसको भी हम चैंपियन कहते हैं। और जो सपोर्ट करता है, जो फेवर में बोलता है, ठीक है, उसको भी हम चैंपियन कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं चैंपियन ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो मतलब क्या है इसका कि चैंपियन मतलब कि सपोर्टर है किसका, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। मतलब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को कंजर्व करो, प्रोटेक्ट करो, उसके फेवर में बोलता है, उसको सपोर्ट करता है। एंटोनिम्स, क्रिटिक जो बुराई करता है, डिट्रैक्टर जो किसी चीज को अनइम्पॉर्टेंट दिखाता है, वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में बुराइयां बोलता है, उसके बारे में गलतियां निकालता है, उसको क्रिटिक कहते हैं, डिट्रैक्टर कहते हैं। अच्छा 10, 11, 12, ओके। ये 13 होगा। नंबरिंग का कुछ इशू हो गया है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। बाकी नंबर्स तो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 16 एंड 17 होंगे, ठीक है। तो एसक्यू काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसक्यू करने का मतलब होता है अवॉइड करना किसी चीज को, ठीक, और किसी एक्शन को ना करना, या कोई चीज है जो आपको पसंद है उस चीज से दूर रहना, उसको अवॉइड करना, ठीक है, इंटेंशनली। मतलब आपको पता है कि वो चीज़ आपको चाहिए बट फिर भी आप नहीं चाहते हो, आप खुद को उस चीज़ से दूर रखते हो, खुद को उस काम में इन्वॉल्व नहीं करते हो, तो आप एसक्यू करते हो, ठीक है। टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली और टू गिव समथिंग अप। सिनोनिम्स क्या हो गया, शन करना, फॉरगो करना। शन करने का भी मतलब वही होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, फॉरगो गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना किसी चीज़ को। एंटीनिम्स क्या होगा, पार्टेक करना। पार्टेक क्या होता है, पार्टिसिपेट करना, किसी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। इंडल्ज भी होना वही होता है इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज़ में। तो दोनों वर्ड
एंटोनिम्स है HQ के। अब एक फॉरेन ऑरिजिन का वर्ड है लेज़े फेयर, ठीक है। लेज़े फेयर का मतलब क्या कि एक ऐसी, देखो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, बट एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है पैसेज में। मतलब है कि कोई चीज ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रही है जिसमें प्राइवेट बिजनेसेस में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है प्राइवेट बिजनेसेस में। तो अगर ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है कोई, ठीक है, या उसको सपोर्ट करता है ऐसी पॉलिसी को जिसमें प्राइवेट बिजनेसेस पे पूरा उनको फ्रीडम होता है कि वो बिना गवर्नमेंट कंट्रोल के, बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के, इंटरफेयर के अपने मन से काम कर सके, उसको हम कहते हैं ये वर्ड। फ्रेजल वर्ब्स में एक्ट अपॉन क्या होता है कि टू रिएक्ट। अगर हम एक्ट अपॉन बोले तो सिंपल मीन्स में तो टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है। आपने कुछ सुना तो आपको इंस्ट्रक्शन मिला, आपने कोई न्यूज़ सुनी, आपके अंदर एक फीलिंग आई, कोई इन्फॉर्मेशन मिला, तो उसको उसके बेस पे आपने कोई एक्शन ले लिया। इंस्ट्रक्शन मिला, एक्शन ले लिया। फीलिंग आई आप में, फीलिंग पे को फॉलो करके आपने एक्शन ले लिया, तो उसको कहते हैं एक्ट अपॉन करना। केम अप विथ, देखो ये कम अप विथ का पास्ट टेंस फॉर्म है। केम अप विथ मतलब किसी आइडिया को लेके आना, किसी सॉल्यूशन को लेके आना, प्लान को लेके आना, मतलब किसी भी चीज़ को लेके आना, उसको कहते हैं कम अप विथ। टैम्प डाउन, रिड्यूस करना, अमाउंट को, लेवल को, साइज को या इंपॉर्टेंस को रिड्यूस कर देना। ओके, 13, 14, 15, 16, 17 एक और वर्ड है तो ये 18 हो जाएगा। चिलिंग इफेक्ट ईडियम है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हम क्या कहेंगे कि अगर किसी का चिलिंग इफेक्ट है, अगर कोई चीज़ है उसका चिलिंग इफेक्ट है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो डिस्करेज करती है डिस्कशन को, ठीक है, फ्रीडम को लिमिट करती है या कुछ और हार्म करती है, तो नेगेटिव मीनिंग आती है इसकी। जैसे अगर कोई पॉलिसी है, किसी कंपनी में कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी का चिलिंग इफेक्ट है, तो हमें उससे ये पता चलेगा कि वो पॉलिसी क्या करती है, वो पॉलिसी लोगों में डिस्कशन होने नहीं देती है, वो लोगों के फ्रीडम को कम करती है या वो लोगों को हार्म पहुंचाती है, ठीक है। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। तो आज का आर्टिकल किस पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेलीग्राम सीईओ पवेल ड्यूरोव्स अरेस्ट एंड कंटेंट होस्टिंग। तो किस पे है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो रीजनेबल हो, मतलब कि लॉजिकल हो, जस्टिफाइड हो, सही हो, वैसे रिस्ट्रिक्शन पे लेके आर्टिकल है। और किस पे, टेलीग्राम के सीईओ जो है पावेल ड्यूरोव, उनका अरेस्ट है हुआ है, और कंटेंट होस्टिंग को लेके आज का आर्टिकल है। तो ये इसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इसको आप एक बार देख लो। ये पहला पैराग्राफ है, इसको देखना, रीड करना, क्योंकि पहले आपको रीड करना है, फिर मिलके हम डिस्कस करते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड है, ये लास्ट है, और कुछ क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो एक बार जब आर्टिकल के चारों पैराग्राफ्स को आपने जब पढ़ लिया, उसको समझ लिया खुद से, तो एक बार खुद से इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हैं। चलो अब आर्टिकल पे आते हैं। तो किसकी बात हो रही थी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही थी, मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो कि जस्टिफाइड है, मतलब उनका होना सही है वहाँ पे, ठीक है। तो टेलीग्राम के सीईओ जो है पावेल ड्यूरोव, उनका अरेस्ट हुआ है, और टेलीग्राम के कंटेंट को कंटेंट की होस्टिंग को लेके, मतलब कंटेंट किस तरह से होस्ट करने का मतलब कि किस तरह से कंटेंट को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए, किस वे में वहाँ पे मॉडरेट करना चाहिए कंटेंट को, तो उसको लेके आर्टिकल है। laissez-faire approach to content hosting is not commitment to free speech। जो laissez-faire अप्रोच है, मतलब हमने पढ़ा वो अप्रोच जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, प्राइवेट बिजनेसेस खुद से ही अपने मन से डेवलप होते हैं। तो वो जो अप्रोच है कंटेंट होस्टिंग को लेके, कंटेंट होस्टिंग में जो ये अप्रोच लगाया जा रहा है, इट इज नॉट कमिटमेंट टू फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच का कमिटमेंट नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। ये जो अप्रोच है कंटेंट होस्टिंग में, ये laissez-faire का अप्रोच, ये कमिटमेंट नहीं है, ये गारंटी नहीं है फ्री स्पीच की, या ये कमिटमेंट मतलब ये ऐसा नहीं दिखाता है कि आप फ्री स्पीच को लेके ही वर्क करो, फ्री स्पीच को लेके आप उसको प्रिजर्व करना चाहो। तो देखते हैं कि क्या है। That free speech is not absolute and is subject to certain restrictions for public order, models and public health is something that has been codified in the Universal Declaration of Human Rights। ठीक है, ये है हमारा ओपनिंग लाइन, काफ़ी बड़ा है, तो लेट्स इसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। That free speech is not absolute।
फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्री स्पीच में भी। फ्री स्पीच क्या होती है? जो राइट होता है आपको कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, ठीक है, बिना झिझक के, बिना डरे हुए दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, जाहिर कर सकते हो, उसी को तो कहते हैं फ्री स्पीच, कि आपको जो मन है आप बोल सकते हो। तो वो जो फ्री स्पीच है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड इज सब्जेक्ट टू, देखो अब ये जो होता है ना, इज सब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या होता है? इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि इन्फ्लुएंस्ड बाय या अफेक्टेड बाय, इसको हम कह सकते हैं अफेक्टेड बाय, और डिपेंडेंट ऑन वाला भी आता है, मतलब कि जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो अफेक्ट कर सकते हैं फ्री स्पीच को, ठीक है। फॉर पब्लिक ऑर्डर, मॉरल्स एंड पब्लिक हेल्थ, और रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए लगाए गए हैं? वो लगाए हैं पब्लिक ऑर्डर के लिए, कि पब्लिक में ऑर्डर बना रहे, ठीक है, केओस नहीं हो, सब कुछ स्मूथ हो। मॉरल्स को लेके भी है, मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, वो भी है कि चीज़ें सही होनी चाहिए, राइट वे में होनी चाहिए, ठीक है। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे मतलब रॉन्ग बिहेवियर को इनकरेज किया जा रहा है। और पब्लिक हेल्थ को भी लेके है, ठीक है। is something that has been codified in the Universal Declaration of Human Rights, तो ये ऐसी एक चीज़ है जिसको कोडिफाई किया गया, मतलब इसको रखा गया है कहाँ पे? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में उसको कोडिफाई किया गया, ठीक है। तो ये पहला हमारा ओपनिंग लाइन है। अब यहाँ पे देखो, that free speech is not absolute and is subject to certain restrictions for public order, morals and public health। अब यहाँ पे वर्ब देखो, is है, is क्या है? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। is something that has been codified, मतलब किसी चीज की बात कर रहा है। is something का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज है जिसको कॉडिफाई किया गया है, किसमें? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। बट किसको किया गया है? क्योंकि इससे पहले इतनी चीजें हैं, फ्री स्पीच आ गया एक, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन आ गए, पब्लिक ऑर्डर आ गया, मॉरल्स आ गया, पब्लिक हेल्थ आ गया। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? और इज तो सिंगुलर है, और हम देख रहे हैं कि उससे पहले इतने सारे नाउन आए हुए हैं। तो बताओ इज क्यों आया हुआ है? मैं बताता हूं, ये इज ना, ये डैट क्लॉज के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब डैट क्लॉज क्या होता है? कोई भी चीज जो डैट से स्टार्ट हो रही है, डैट क्लॉज है, ठीक है। तो यहां से लेके ये जो पूरा डैट क्लॉज है, ये है सब्जेक्ट इज वर्ब का। और डैट क्लॉज देखो क्या होता है, वो इज सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस उस पर हैं, पब्लिक ऑर्डर को लेके, मॉरल्स को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके। ये चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट है, ये जो है कि फ्री स्पीच अनलिमिटेड नहीं और रिस्ट्रिक्टेड है, ये कोडिफाई किया गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, वर्ब आइडेंटिफाई करो, उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The founder and chief executive officer of Telegram, Pavel Durov, is a technology creator who has emphasized absolute free speech on his platform and has built an anti-establishmentarian, anti-blasphemous image by risking the wrath of nation states in allowing dissidents to use the messaging application। सेकेंड लाइन भी उतनी ही बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? सेपरेट करके पढ़ेंगे। द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेलीग्राम, जो फाउंडर है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है टेलीग्राम के, पावेल दुरोव। अब हमें कैसे पता चला कि पावेल दुरोव ही फाउंडर है, पावेल दुरोव ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है? तो यहाँ पे देखो, फाउंडर के आगे द लगा हुआ है, फाउंडर के आगे द लगा है। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के आगे द लगा हुआ है? नहीं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के आगे द लगा होता, मतलब दोनों अलग अलग लोग हैं। बट अगर दो टाइटल्स दिए हुए हैं और सिर्फ पहले टाइटल के आगे ही द लगा हुआ है, मतलब कि दोनों पर्सन सेम है। तो जो पावेल दुरोव हैं, जो फाउंडर हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और टेलीग्राम के, वो क्या है? वो एक टेक्नोलॉजी क्रिएटर है। और फिर से यहाँ पे देखो एज आ गया, अब यहाँ पे फाउंडर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, टेलीग्राम भी है, पावेल दुरोव भी है। अब ये एज वर्ब क्यों आया हुआ है? क्योंकि एज फिर से सिंगुलर बताता है। तो अब इसका सब्जेक्ट क्या है? तो इसके सब्जेक्ट हैं ये पावेल दुरोव। फिर ये क्या है? द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेलीग्राम। तो देखो ये ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बस, ठीक है।
आप देखते हो ना, अगर हम पावेल दुरोव को आगे लिखते हैं, पावेल दुरोव फिर कॉमा देके द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेलीग्राम ऐसे लिखते हैं और फिर कॉमा देके फिर इज लिखें, तो वही है। तो ये अलग वे है लिखने का, जिसमें जो कॉमा वाला जो पार्ट है उसको पहले लिख दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट यही है, इनकी ही बात हो रही है, पावेल दुरोव जी की ही बात हो रही है, क्योंकि पावेल दुरोव जी ही फाउंडर है और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है टेलीग्राम के, ठीक है। तो उनकी बात हो रही है, तो इससे पता क्या चला कि सब्जेक्ट तो ये है, ये इनके बारे में बस इंफॉर्मेशन दे रहा है, काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेलीग्राम क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो क्या वो एक टेक्नोलॉजी क्रिएटर है जिन्होंने एम्फसाइज किया है, मतलब कि इंपॉर्टेंट बताया है, इंपॉर्टेंस दिखाई है किस चीज को, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच को। मतलब कि फ्री स्पीच उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट हो, अनलिमिटेड हो, ठीक है। कहाँ पे हो, उनके प्लेटफॉर्म में। तो उनका प्लेटफॉर्म क्या है, टेलीग्राम, ठीक है। देखो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी सोशल मीडिया ऐप को जहाँ पे आप चीज़ें शेयर करते हो, चैट करते हो, उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। लाइक फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्नैपचैट इज अ प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म। तो उसी तरह से टेलीग्राम भी एक प्लेटफॉर्म है। तो पावेल दुरोव जी जो कि टेलीग्राम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके फाउंडर हैं, टेक्नोलॉजी क्रिएटर है, उन्होंने ये बताया है कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच उनके प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट है। मतलब वो सपोर्ट करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे एब्सोल्यूट फ्री स्पीच हो, एंड हैज बिल्ट एन एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियन इमेज, और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियन इमेज बना रखी है उन्होंने, ठीक है। कैसे बनाई है, by risking the wrath of nation states in allowing dissidents to use the messaging application। अब देखो यहाँ पे इसको समझना है, has built an anti-establishmentarian image, उन्होंने बनाया है क्या, एक anti-establishmentarian image। और कैसे बनाया है, रिस्क करके, किस चीज का, रैथ का, मतलब कि पावेल दुरोव को रैथ यानी कि एक्सट्रीम एंगर, किसका गुस्सा, जो नेशन स्टेट्स है उनका गुस्से का रिस्क है पावेल दुरोव को। मतलब रिस्क बना हुआ है कि नेशन स्टेट्स उनसे गुस्सा हो सकते हैं, गुस्सा होने का सेंस कि उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और ये गुस्सा क्यों है, तो ये गुस्सा है क्योंकि पावेल दुरोव जी ने जो बोला कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच है, मतलब कंप्लीट और अनलिमिटेड फ्री स्पीच है, इससे उनका जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है टेलीग्राम, इस पे डिसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा अलाउ किया जा रहा है। डिसिडेंट्स कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है। आइडिया को समझो, पावेल दुरोव ने क्या बोला कि मेरे प्लेटफॉर्म पे फ्री एब्सोल्यूट स्पीच है। अब एब्सोल्यूट मतलब अनलिमिटेड स्पीच है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो गवर्नमेंट के जो डिसिडेंट्स थे, जो प्रोटेस्टर थे, उन्होंने टेलीग्राम यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। वहाँ पे वो अपने आइडियाज़, अपने जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी बोलना है वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हो रहा है तो जो नेशन स्टेट्स है तो वहाँ की गवर्नमेंट गुस्सा हो रही है, तो उस गुस्से का रिस्क है पावेल दुरोव जी को, ठीक है। और इस वजह से उनका एक एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियन इमेज बन गया है, ओके। हिज डिटेंशन एंड अरेस्ट बाय फ्रेंच अथॉरिटीज, ठीक है। उनका जो डिटेंशन हुआ है, मतलब उनको जो रखा गया, अरेस्ट करके उनको रखा गया है, किसने किया, फ्रेंच अथॉरिटीज ने किया है, इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द ऐप। और क्यों उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उनका कनेक्शन रहा है किससे, जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं अभी, क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है एप्लीकेशन पे, यानी कि टेलीग्राम पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उनके कनेक्शन में उनको डिटेन और अरेस्ट किया गया। तो हैज रेज्ड द क्वेश्चन इफ दिस हैज बीन डन टू प्रोवाइड अ चिलिंग इफेक्ट। अब उससे ये क्वेश्चन आ रहा है, इनका जो अरेस्ट हुआ है, जो डिटेंशन किया गया है फ्रेंच अथॉरिटी ने, इससे ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये अरेस्ट, क्या ये डिटेंशन इसलिए किया गया है कि जो एक चिलिंग इफेक्ट आए। अब देखो हमने चिलिंग इफेक्ट का मतलब पढ़ा था, जो फ्रीडम को लिमिट करती है, जो रिस्ट्रिक्शंस लाती है, हार्म करती है। तो क्या ये इसलिए किया गया है कि टेलीग्राम पे जो मिला हुआ है एब्सोल्यूट फ्री स्पीच वो रिस्ट्रिक्टेड हो, क्या इसलिए किया गया है। कहाँ पे बोला भी है ऑथर ने, चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे जो मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्या उसको लिमिट करने के लिए ये किया गया है, ये एक स्टेप है। बट द आंसर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब जो क्वेश्चन जो पूछा है इसका ऑथर ने कि क्या ये ऐसा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो अरेस्ट हुआ है पावेल दुरोव का, जो डिटेन किया गया उसको फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने जो किया है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये इसलिए किया गया है कि इंटरनेट पर जो फ्री स्पीच है उसको लिमिटेड किया जाए। तो उसका जो आंसर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सीधा आंसर नहीं है कि हाँ किया गया इसलिए या नहीं किया गया है, कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, ठीक है।
तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कुछ आपके ये थे ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट थे। जैसे यहाँ पे देखो, हिज डिटेंशन एंड अरेस्ट बाय फ्रेंच अथॉरिटीज in connection with investigation related to criminal activity on the has raised। अब यहाँ पे देखो has raised फिर से अगेन इट्स अ सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पे देखो डिटेंशन है, अरेस्ट है, फ्रेंच अथॉरिटीज हैं, कनेक्शन इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, ऐप, इतने सारे नाउन है। किसके लिए हैज रेज्ड यूज किया गया है? तो देखो यहाँ पे हिज डिटेंशन एंड अरेस्ट, ये जो डिटेंशन एंड अरेस्ट है ना, इट्स लाइक अ कॉम्पाउंड नाउन, ठीक है। जैसे होता है ना ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर आर नहीं लिखते, इज लिखते, क्योंकि उसको यूज ही करते हैं उस तरह से। तो डिटेंशन एंड अरेस्ट को यूज ही किया गया है टुगेदर वे में, इसीलिए हैज का यूज किया गया। और ये देखो, ये जो भी है फ्रेंच अथॉरिटीज, तो ये बाय जो है ना प्रेपोजिशन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रेपोजिशंस को आइडेंटिफाई कर सको। ये जो फ्रेंच अथॉरिटीज है, ये बाय का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते सेंटेंस का, ठीक है। इन कनेक्शन विथ भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज ही है, ठीक है। इन कनेक्शन विथ प्रेपोजिशन बीच में एक नाउन है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और जो ये इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये इस प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है। ये जो द ऐप है, ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मतलब इस सेंटेंस में 3 प्रेपोजिशंस यूज किए गए थे, बाय, इन कनेक्शन विथ, ठीक है, और ऑन, एक और है रिलेटेड टू भी है, ठीक है। तो 4 प्रेपोजिशन यूज किए गए थे, 4 उनके ऑब्जेक्ट्स थे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था सब्जेक्ट भी कैसा था, साथ में यूज किया जाने वाला, तो इसीलिए हैज रेज्ड लिखा गया है। इफ दिस हैज बीन डन टू प्रोवाइड द चिलिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक। तो बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ऐप ने रेज किया है क्या क्वेश्चन, और या क्रिमिनल एक्टिविटी ने हुआ है क्या, या फ्रेंच अथॉरिटीज पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन। नहीं, ये जो एक्टिविटी हुई है ना डिटेन करने की, अरेस्ट करने की, इस एक्टिविटी को लेके लोगों में ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इन्होंने नहीं पूछा है, फ्रेंच अथॉरिटीज ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। His laissez-faire approach to content on the app, उनका अप्रोच कैसा है? His किसकी बात हो रही है? पावेल दुरोव की बात हो रही है। His उनके बारे में यूज कर गया, तो उनका जो अप्रोच था कैसा था? laissez-faire वाला अप्रोच था कि गवर्नमेंट का इसमें ये इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम ही डिसाइड करेगा, कंपनी खुद डिसाइड करेगी क्या कैसे डेवलप होना है, कैसे ग्रो करना है। तो उनका जो ये अप्रोच था ऐप पे कंटेंट को लेके, यानी कि कंटेंट जो ऐप पे जो कंटेंट है, ठीक है, उसको लेके जो अप्रोच था कि कंटेंट में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। मींस कि जो कंटेंट बना रहा है वो खुद से डिसाइड करेगा कि उसको क्या कंटेंट देना है, क्या नहीं देना है। हैज मेंट दैट इट इज होस्ट ऑल्सो टू एक्सट्रीमिज्म। अब इसका देखो, हैज मेंट मतलब कि रिजल्ट क्या हुआ, उनका जो ऐसा अप्रोच था कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हटा देंगे पूरी तरह से, उनसे हुआ क्या कि इज होस्ट टू मतलब कि वहां पे होने लग गए, ऐप पे क्या होने लग गए, कंटेंट एक्सट्रीमिज्म को लेके कंटेंट आने लग गया, ड्रग डीलर्स को लेके कंटेंट आने लग गया, स्कैमर्स को लेके आ गया, और फ्रांस के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके भी कंटेंट आने लग गया। तो जितने भी बैड कंटेंट था, हार्मफुल कंटेंट था, वो भी आने लग गया ऐप पे। मिस्टर डुरोव हैज सेड, मिस्टर डुरोव ने कहा है, प्राइवेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ फियर ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग। उन्होंने कहा कि प्राइवेसी जो लोगों को होती है ना, कि प्राइवेसी मतलब कि उनके मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो दूसरे, तो प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ से, जो हमारा डर है कि कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है, कुछ बुरा होने के डर से हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो उनको उन्होंने काइंड ऑफ सजेस्ट किया कि वो गलत है। प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फियर ऑफ बैड थिंग हैपनिंग से। एंड दैट, और क्या बताया है, टू बी ट्रूली फ्री, अगर आप सही में फ्री होना चाहते हो, कोई सही में फ्री होना चाहता है, यू शुड बी रेडी टू रिस्क एवरीथिंग फॉर फ्रीडम। तो आपको सब कुछ रिस्क करने के लिए रेडी होना होगा, सब कुछ को खतरे में डालने के लिए रेडी होना होगा, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो ये उन्होंने कहा है मिस्टर ड्यूरोव ने। बट कैन इट बी डन टू ओवरराइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट कॉन्सिक्वेंसेस। अब ऑथर क्या पूछ रहे, ठीक, चलो ठीक है, प्राइवेसी आपके अकॉर्डिंग आपने कहा कि प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों का जो डर होता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेसी है, और अगर कोई
पूरी तरह से फ्रीडम चाहता है, फ्री होना चाहता है, तो उसको सब कुछ रिस्क करना पड़ेगा। चलो आपने ये कहा, बट क्या ये करना, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट करे, ठीक है, अब कोई एक्शन है उसका कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस है, हार्मफुल रिजल्ट है, तो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसको रोका जाए। तो क्या ये जो फ्रीडम लाना है, क्या ये इससे भी बड़ा है? क्या ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बड़ा है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंट करने की नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, क्या इससे भी बड़ी हो जाती है ये चीज, विच कुड इंडेंजर पीपल सेफ्टी एंड फ्रीडम? मतलब ऐसे एक्शंस जिनका कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो सकता है जो कि पीपल के सेफ्टी और फ्रीडम को एक खतरे में डाल दे, तो क्या ये करना इस चीज की जो इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइवेसी कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि प्राइवेसी, चलो मिस्टर दुर्लभ ने कहा कि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, जो डर है हमारा बुरा चीज होने से उससे ज्यादा, और मतलब फ्रीडम के लिए सब कुछ रिस्क करना होता है, बट क्या फ्रीडम के लिए ये रिस्क कर देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट करना जिससे लोगों की सेफ्टी और फ्रीडम बनी रहे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्या फ्रीडम? क्या हम उससे भी रिस्क करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा ऑथर ने। दिस इज अ की क्वेश्चन टू आस्क अबाउट मैसेजिंग एप्स। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें पूछना चाहिए मैसेजिंग एप्स से। एंड फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, और जो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कौन होंगे? जो फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे भी पूछना चाहिए क्वेश्चन, जो चाहते हैं कि फ्री स्पीच हो, जैसे जिनमें ये मिस्टर दौरा भी आते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि क्या ये करना सही है, ठीक है? चलो, टेलीग्राम इज मोर देन जस्ट ए मैसेजिंग ऐप। अब टेलीग्राम सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं है, मैसेजिंग ऐप के बियॉन्ड पे उसके कई सारे पर्पस से कई सारा फंक्शन है। गिवन सम ऑफ इट्स सोशल नेटवर्किंग फीचर, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग के फीचर्स भी हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है। While its encryption mechanism allow for ease of access for dissidents and anti-state actors to use the app without scrutiny। अब देखो, टेलीग्राम का जो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो क्या करता है? वो अलाउ करता है ईज, यानी ईजी कर देता है डिसिडेंट्स को, क्या एक्सेस ईजी कर देता है, ठीक है, और क्या कर देता है? एंटी स्टेट एक्टर्स को एप्लीकेशन को यूज करना ईजी कर देता है बिना स्क्रूटनी के, मतलब कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं है, तो बिना एग्जामिनेशन के डर से, बिना एनालिसिस के डर के आराम से डिसिडेंट्स और एंटी स्टेट एक्टर्स, मतलब ऐसे लोग जो स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उसके उनके अगेंस्ट बोलते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी ईजी बन जाता है वहाँ पे ऑपरेट करना टेलीग्राम पे। अब ठीक है, अब वाइल का मतलब है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी आइडिया आधा ही कन्वे हुआ है, सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हमने अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है। और वाइल का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कोई चीज वाइल, कोई क्लॉज वाइल से स्टार्ट हो रहा है और कॉमा पे खत्म हो गया, मतलब जो उसके बाद जो क्लॉज स्टार्ट होगा वो इसके ऑपोजिट कुछ कन्वे करेगा, ठीक है। तो वाइल वाला क्या कह रहा है कि हालांकि जो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो अलाउ कर देता है डिसिडेंट्स को, एंटी स्टेट एक्टर्स को, कि बिना गवर्नमेंट के स्क्रूटनी के, बिना गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन के वो ऑपरेट कर सके ऐप पे, इट डज नॉट फुली यूज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ये पूरी तरह से एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज नहीं करता है। समथिंग दैट ऐप सच एज सिग्नल डू, सिग्नल जो ऐप है वो करता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, बट टेलीग्राम एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या है एंड टू एंड एनक्रिप्शन से, तो ये भी बताया ऑथर ने। This means that some messages related to criminal activity, disinformation and child pornography can be read by Telegram। अब पूरी तरह से नहीं यूज कर रहा है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। देखो एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है, ये रहा सेंडर, ठीक है, ये रहा रिसीवर, इसने मैसेज भेजा, ये मैसेज है, ठीक है, इसको पहुंच गया। एंड टू एंड में क्या होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन में क्या होता है कि यहाँ ये जो मैसेज भेजा और इसको जो मिला, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। मतलब इन दोनों के अलावा मैसेज कोई भी पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि बीच में कोई आ ही नहीं सकता। ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ पे भेजने का, इनके बीच में कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ सेंडर को पता है क्या भेज रहा है और रिसीवर को पता है क्या मिला उसको, उसके अलावा कोई नहीं। और टेलीग्राम ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं यूज करता है। हालांकि
डिसिडेंट्स और एंटी स्टेट एक्टर्स ऐप को यूज कर रहे हैं बिना स्क्रूटनी, गवर्नमेंट स्क्रूटनी के, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज नहीं करता है टेलीग्राम, ठीक है। समथिंग दैट एप्स सच ए सिग्नल डू, मतलब समथिंग मतलब कि वो चीज जो सिग्नल करती है, मतलब सिग्नल जो ऐप है वो करता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जो मैसेजेस है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, डिसइंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, वो टेलीग्राम बीच में आके पढ़ सकता है, बीच में यहाँ पे, ठीक है। इट कैन एक्ट ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इफ नीडेड, और कब पढ़ेगा, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे टेलीग्राम से कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी वाले मैसेजेस चल रहे हैं, कुछ डिसइंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर किया जा रहा है, तो टेलीग्राम यहाँ पे आके बीच में पढ़ सकता है। टेलीग्राम इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर ड्यूरोव अरेस्ट हैज सेड, अब टेलीग्राम, अब मिस्टर ड्यूरोव का अरेस्ट हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में टेलीग्राम ने क्या कहा, दैट इट्स मॉडरेशन इज विद इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कि वो जो कंटेंट मॉडरेशन कर रहा है, मतलब ध्यान देता है कि कौन सा कंटेंट ऐप पे हो, कौन सा कंटेंट ऐप पे नहीं है हार्मफुल है, उसको हटाया जाए, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अंदर ही आता है, मतलब जैसा रूल्स, जैसे गाइडलाइंस, जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग टेलीग्राम कर रहा है वो चीज़। एंड हैज क्वेश्चन किया टेलीग्राम ने, वेदर द प्लेटफॉर्म ओनर आर लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्यूज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, कि जो प्लेटफॉर्म का अगर अब्यूज होता है, जो प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से यूज किया जाता है, तो क्या प्लेटफॉर्म या फिर ओनर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ये क्वेश्चन उसने किया है। That may well be the case, चलो वो केस को भी मान लेते हैं, but if in investigations by France the platform is seen to have willfully refused to act upon request to curb hate speech, कि चलो वो तुमने क्वेश्चन किया कि क्या प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म का ओनर क्या रिस्पॉन्सिबल है गलत कंटेंट के लिए, चलो मान भी ले, तो अगर इन्वेस्टिगेशन में जो फ्रांस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अरेस्ट के बाद पावेल डुरोव की, अगर ये पाया जाता है कि प्लेटफॉर्म ने विलफुली रिफ्यूज किया, विलफुली मतलब इंटेंशनली, जानबूझ के, जानते हुए रिफ्यूज किया, क्या रिफ्यूज किया, जो रिक्वेस्ट आए थे कि हेट स्पीच को कर्ब करो, मतलब हेट स्पीच मतलब ऐसी स्पीच, ऐसा मैसेज स्पीच जो कि हेट्रेड फैलाता है लोगों में, उस तरह की स्पीच को कंट्रोल करने का जो रिक्वेस्ट किया गया टेलीग्राम से, और अगर ये पाया जाता है कि टेलीग्राम ने जानबूझ के वो रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाया जा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, ठीक है, उसको कर्ब करने के लिए जो रिक्वेस्ट किया गया था, क्या अगर टेलीग्राम ने जानबूझ के रिफ्यूज किया है, मिस्टर ड्यूरोव कैन नॉट एंड शुड नॉट स्केप द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, तो उस केस में मिस्टर ड्यूरोव को जो लॉ का जो लॉन्ग आर्म है, जो कानून के जो हाथ लंबे हैं, उनसे उनको नहीं बचना चाहिए, मतलब उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इन इंडिया द बेलफुल इफेक्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप, इंडिया में जो बेलफुल हार्मफुल इफेक्ट है मिस इन्फॉर्मेशन का, जो गलत इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स पे फैलाया जाता है जैसे व्हाट्सएप पे, उसका जो गलत इफेक्ट होता है वो इंडिया में देखने को मिला, वेयर विजिबल सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले वो देखने को मिलता था। बिफोर द एप्लीकेशन केम अप विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, उस बिफोर मतलब कि इससे पहले के जो एप्लीकेशन था व्हाट्सएप, वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को लेके आया, मतलब इंडिया में भी मिस इन्फॉर्मेशन के जो इफेक्ट्स थे वो देखने को मिलते थे, स्पेशली व्हाट्सएप पे जो मिस इन्फॉर्मेशन होता था, शेयर किया जाता था, फैलाया जाता था, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे वो देखने को मिल रहे थे, जब तक कि एप्लीकेशन नहीं व्हाट्सएप, क्योंकि अब देखो इस एप्लीकेशन का मतलब टेलीग्राम नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप की बात हो रही है, तो व्हाट्सएप की बात हो रही है और उसी सेंटेंस में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन, तो मतलब क्या होगा, अब व्हाट्सएप की बात हो रही है, ठीक है, तो व्हाट्सएप कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लेके आया, तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा कंट्रोल लगा। These help tamp down the spread of misinformation, इन रेस्ट्रिक्शन ने क्या हेल्प किया कि मिस इन्फॉर्मेशन कम हो, ठीक है, मतलब हेल्प कम हो मतलब कम कर ही दिया, क्योंकि पास्ट टेंस में लिखा है ना, these help to tamp down the spread of misinformation, मतलब उसने कम कर दिया मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड। For Telegram to remain a free speech advocate and a platform, अगर टेलीग्राम चाहता है कि एक फ्री स्पीच एडवोकेट बने, मतलब फ्री स्पीच सपोर्टर बने और एक प्लेटफॉर्म रहे, इट मस्ट एस्क्यू एब्सोल्यूटिज्म, उसको एस्क्यू क्या करना है, एब्सोल्यूटिज्म को, एब्सोल्यूटिज्म मतलब जो उसका मानना है ना कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट वे में होनी चाहिए, चाहे कुछ भी रिस्क करना पड़ जाए, फ्रीडम होनी चाहिए, ये आइडिया को उसको एस्क्यू करना होगा, मतलब अवॉइड करना होगा, और क्या होगा उसको, एंड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, उसको और रिस्पॉन्सिबल बनना होगा इन मॉडरेटिंग कंटेंट को मॉडरेट करने में।
तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। टोन की अगर मैं बात करूँ तो टोन इज योर इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल, मोर ऑन द एनालिटिकल साइड, क्योंकि पूरे पैसेज में ऑथर ने एनालाइज ही किया किस तरह से जो टेलीग्राम आपका फ्री जो उसका आइडिया है वो गलत कैसे है, जो उसका एब्सोल्यूट फ्री स्पीच का आइडिया गलत कैसे है, क्या उसके इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे भी वो एनालाइज ही कर रहे हैं ऑथर कि टेलीग्राम को क्या करना चाहिए। तो एनालिटिकल इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दिया है तो इन्फॉर्मेटिव भी है। अब आते हैं क्वेश्चंस को लेके। आपको आर्टिकल समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। Which of the following best describes the author's view on Pavel Durov's stance on free speech? तो पावेल दुरोव का जो ओपिनियन था, स्टैंस मतलब ओपिनियन, ठीक है, जो उनका व्यू पॉइंट था फ्री स्पीच को लेके, क्या व्यू पॉइंट था कि फ्री स्पीच आपकी होनी चाहिए एब्सोल्यूट, कुछ भी करो फ्रीडम के लिए, सब रिस्क कर दो। उसको लेके ऑथर का क्या व्यू, ऑथर का ओपिनियन उस चीज को लेके क्या है। तो ऑथर सपोर्ट्स ड्यूरोव्स एब्सोल्यूट फ्री स्पीच आइडियोलॉजी, ऑथर सपोर्ट करते हैं जो ड्यूरोव की जो फ्री स्पीच की आइडियोलॉजी है उसको। तो क्या ऑथर सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट पैसेज में ही देखो तो उन्होंने कहा है कि टेलीग्राम को एस्क्यू करना चाहिए एब्सोल्यूटिज्म। अब टेलीग्राम मतलब कि उसकी ओनर, उनको एस्क्यू करना चाहिए। और बाकी अगर आर्टिकल में भी देखो आप तो उन्होंने कहा, क्वेश्चन भी किया है कि क्या ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ओवरराइड कर देता है, कॉन्सिक्वेंसेस को जो बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उससे भी बड़ा हो जाता है ये जो फ्रीडम के लिए जो करना है, जो मिस्टर ड्यूरोव ने कहा है। तो यहाँ पे भी एक आइडिया तो मिल रहा है कि नहीं, अग्री तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट ही है। तो ये तो गलत हो गया। द ऑथर बिलीव्स, देखो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो जितने भी ऑप्शन सपोर्ट करने वाले होंगे उनको पहले एलिमिनेट करेंगे। ये सपोर्ट कर रहा है, इसको देखते हैं। द ऑथर बिलीव्स ड्यूरोव्स स्टांस ऑन फ्री स्पीच इज जस्टिफाइड। जो ड्यूरोव्स का स्टांस ओपिनियन है फ्री स्पीच को लेकर वो जस्टिफाइड है, मतलब रीजनेबल है, सही है हर सर्कमस्टांसेस में, तो ये भी सपोर्ट करना होगा, ये भी गलत। द ऑथर सजेस्ट दैट ड्यूरोव्स स्टांस ऑन फ्री स्पीच निग्लेक्ट्स द पोटेंशियल हार्म कॉज्ड बाय अनमॉडरेटेड कंटेंट। ऑथर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ड्यूरोव का स्टांस है फ्री स्पीच को लेके कि वो एब्सोल्यूट फ्री स्पीच लाना चाहते हैं, उससे क्या होता है, निग्लेक्ट हो जाता है, इग्नोर हो जाता है क्या, पोटेंशियल हार्म जो हो सकता है अनमॉडरेटेड कंटेंट से। तो यहाँ ये हो सकता है क्योंकि ऑथर ने यहाँ ऑथर का क्वेश्चन पूछना यहाँ पे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंट करने के कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है, जिससे पीपल की सेफ्टी और फ्रीडम इन डेंजर हो जाता है। क्योंकि मिस्टर ड्यूरोव क्या कहते हैं कि कंटेंट को मॉडरेट करो ही मत, सबको फ्री स्पीच दो, जो जो कहना चाह रहा है करने दो। ऑथर क्या कह रहे थे कि चलो आपकी बात सुन ली कि जो फ्रीडम होना चाहिए सब कुछ रिस्क कर दो, बट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम करे, तो क्या जो ये फ्रीडम के लिए जो अटेम्प्ट करना है सब कुछ रिस्क करने का, क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बड़ा हो गया है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वहाँ पे सजेस्ट तो कर रहे हैं, ऑथर का सजेशन तो यही है कि हाँ अनमॉडरेटेड कंटेंट से हार्म हो सकता है, तभी तो क्वेश्चन आया, तो ये हो सकता है। The author argues that Durov's stance on free speech should be adopted। अब देखो अगर ऑथर ये बोल रहे हैं कि फ्री जो ड्यूरोव का जो ओपिनियन है सारे प्लेटफॉर्म्स को ओपिनियन फॉलो करना चाहिए, तो ये आप सपोर्ट करने की बात ही हो गई। तो ऑथर डज नॉट प्रोवाइड, अब ऐसा भी नहीं कि ऑथर ने ओपिनियन ही प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि ऑथर ने ओपिनियन प्रोवाइड किया है अपना। तो आंसर क्या हो गया अपना? सी। सेकंड देखते हैं, what is implied by the author's reference to the effects of misinformation on platforms like WhatsApp in India। ऑथर ने जो रेफरेंस दिया है पैसेज में, जो मिस इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट हुआ था व्हाट्सएप पे इंडिया में, उससे क्या इंप्लाई होता है, क्या समझ में आता है हमें? द रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंटेड बाय व्हाट्सएप वर इनइफेक्टिव इन कर्बिंग मिस इन्फॉर्मेशन, गलत है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस को पढ़ो, before the application came up with certain restrictions and these restrictions helped tamp down the spread of misinformation। मतलब restrictions effective हुए थे, effective थे, तभी तो उन्होंने जो ये spread of misinformation था उसको कम कर दिया था। Means they were successful, they were effective। तो ये कहना कि ineffective है गलत हो गया। Telegram should follow WhatsApp by implementing similar restrictions। ठीक है, हाँ ये हम मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं इस चीज को? यहीं पे देख लो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की बात की ऑथर ने, यहाँ पे उसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात की कि मिस इन्फॉर्मेशन कम हो गया। फॉर टेलीग्राम टू रिमेन, टेलीग्राम को अगर रहना है स्पीच एडवोकेट और प्लेटफॉर्म, तो एब्सोल्यूटिज्म हटाना है, मॉडरेटिंग कंटेंट को लाना है, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसको लाने कि कंटेंट मॉडरेट हो।
मॉडरेटिंग का मतलब ही होता है कि जो रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना उस चीज़ को, मतलब हार्मफुल चीज़ों को लिमिट करो। तो हाँ, ऑथर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको व्हाट्सएप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो लेस सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म, अरे ये तो क्या है, ऑथर कहीं नहीं तो पैसेज के बाहर चला गया कि व्हाट्सएप लेस सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम अच्छा है, व्हाट्सएप अच्छा नहीं है। क्या ऑथर कंपेयर कर रहे थे फीचर्स को कि हाँ टेलीग्राम में देखो ये फीचर है, इसमें ऐसे ये सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप में नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, स्कोप के बाहर है, गलत है। इंडिया हैज नॉट टेकन एनी मेजर्स टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि अगर व्हाट्सएप लेके आया रिस्ट्रिक्शन को तो कैसे लेके आया होगा? इंडिया ने कहा होगा कि लेके आओ, ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करना कि कोई मेजर नहीं लिया है, इस तरह से भी गलत है। सेकंड कि इंडिया को लेकर उतनी डिस्कशन हुई नहीं है पैसेज में, व्हाट्सएप को लेके हुई है, ठीक है, तो इंडिया के बाद भी नहीं हो रही है वैसे, तो वैसे भी गलत हो गया। टेलीग्राम इनक्रिप्शन इज सुपीरियर, अब देखो नहीं किया गया है यूज़, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का कंपेरिजन नहीं हुआ है फीचर का, तो क्यों हम करेंगे फीचर्स को लेके कोई भी ऑप्शन को कंसिडर? तो आंसर क्या है? बी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री विद? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी क्लर्क प्री में आए थे कि किस स्टेटमेंट से ऑथर अग्री करेगा या ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, सिमिलर पे होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, रीडिंग बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपको पैसेज का। तो देखते हैं, फ्री स्पीच शुड नेवर बी लिमिटेड रिगार्डलेस ऑफ पोटेंशियल हार्म। क्या ये कहना कि फ्री स्पीच को लिमिट नहीं करना चाहिए, जितना भी हार्म हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ मतलब कि इसको ध्यान ही नहीं देना है, पोटेंशियल हार्म होता रहे, फ्री स्पीच होना चाहिए अनलिमिटेड? क्या ऑथर कह रहे हैं ऐसा? नहीं, ऑथर तो रिस्ट्रिक्शंस लाने की बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल वे में कंटेंट मॉडरेट हो, हार्म कम हो। प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इलीगल कंटेंट। अब ये भी गलत है, क्योंकि ऑथर ने सजेस्ट किया कि टेलीग्राम को लाना चाहिए, उन्होंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया कि रिस्ट्रिक्शन लेके आया, टेलीग्राम को मॉडरेट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो उसको अकाउंटेबल बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स है अकाउंटेबल, अगर इलीगल कंटेंट आ रहा है तो अकाउंटेबल है और उनको ये स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये भी गलत है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लेटफॉर्म ओनर एक्सटेंड्स टू मॉडरेटिंग हार्मफुल कंटेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्लेटफॉर्म ओनर की कि वो मॉडरेट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है कि मॉडरेट भी करे वो हार्मफुल कंटेंट को, पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, इससे वो अग्री कर जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन तो किया था ना कि क्या वो लेके कि किस तरह से क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पोटेंशियल हार्म को अवॉइड करने की, क्या उससे भी बड़ा हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच? ठीक है, तो वो ऐसा मानते तो है। और लास्ट पैसेज में भी कहा है उन्होंने, लास्ट पैसेज मैंने कह दिया, लास्ट पैराग्राफ में भी कहा है कि टेलीग्राम को फ्री स्पीच का एडवोकेट बनना है, प्लेटफॉर्म बनना है, तो उसको एब्सोल्यूटिज्म स्क्यू करना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा मॉडरेटिंग कंटेंट में। तो वहाँ उनको इससे तो जरूर करेंगे कि प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मॉडरेट करे वो हार्मफुल कंटेंट को, तो इसको मानेंगे सही अभी के लिए। आगे दोनों देख लेते हैं। प्राइवेसी शुड ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर पब्लिक सेफ्टी। अब ये वही बात हो गई, इसी का एक इस तरह से दूसरी तरह से कह दिया है, ए कोई कह दिया है अलग वे में डी में, कि प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेफ्टी से, जो कि गलत है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज नेवर जस्टिफाइड। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की गवर्नमेंट आए, ठीक है, और इंटरफियर करे, वो जस्टिफाइड नहीं होता है प्लेटफॉर्म में। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन को लेके ऑथर ने कुछ डिस्कस नहीं किया है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफियर करती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो सही है, वो गलत है, इस चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं किया ऑथर ने, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये जो सेशन है ये फ्रूटफुल आपके लिए रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। अब देखो फ्रूटफुल बेनिफिशियल तो है ही, क्योंकि रीडिंग आपको मास्टर करनी ही है, कॉम्प्रिहेंशन मास्टर करना है, वोकैबुलरी आपको सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो ये जो सेशन सही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर है ये। कैसे ऑलराउंडर है? रीडिंग हो गई, कॉम्प्रिहेंशन इन अ वे कि हमने पैसेज को समझ भी लिया, आरसी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, वो कैप तो हमने सीखा ही, साथ ही हम ग्रामर भी साथ में ले लेके चल रहे हैं। जहाँ भी एक इंपॉर्टेंट ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको सिखाता हूँ, तो ग्रामर भी आपका हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक ऑलराउंड वे में, इसको ऑलराउंड सेशन ये मान के इसको देख सकते हो, और देखना भी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, मॉक लगाते रहो, मॉक्स को एनालाइज जरूर किया करो, ठीक है। उससे पता चलेगा कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, किस सेक्शन में वर्क करना है, और उस सेक्शन में वर्क करो मॉक्स के थ्रू, और मॉक्स लगाओ, स्ट्रॉन्ग करो उन सेक्शंस को, पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करके जॉब लेनी ही है आपको इसका। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।